ठीक है, मार्जिनलाइजेशन। तो ये सब अपन ने पढ़ लिया था, आदिवासी को किस तरीके से निकाल दिया गया था, फोर्सफुली उनकी जगह से निकाल दिया गया था। और इनको बैकवर्ड माना जाता था, क्योंकि स्टीरियोटाइप माना जाता था, क्योंकि इनकी ये लोग रेजिस्ट करते थे, विरोध करते थे न्यू चेंजेस का, जो न्यू आइडियाज था उनको ये लोग रेजिस्ट करते थे। इस वजह से इनको बैकवर्ड माना जाता था। फिर इनका डेवलपमेंट, इनके डेवलपमेंट में क्या था कि पहले तो ये बता रखा है कि फॉरेस्ट के बारे में सब कुछ जानते थे, और इनके ऊपर डिपेंडेंट भी थे। जो एम्पायर्स थे, जो राज्य थे, वो इनके ऊपर डिपेंडेंट थे फॉरेस्ट के रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। और ये यहाँ तक ही पढ़ा था शायद अपन ने। अच्छा, हाँ, ये भी पढ़ लिया था अपन ने। आज अपन को यहाँ से पढ़ना है, लूजिंग देयर लैंड्स। यहाँ से पढ़ना है अपन को आज। ये सब पढ़ लिया था, ये पढ़ना है आज। लूजिंग देयर लैंड्स एंड एक्सेस टू द फॉरेस्ट मीन्स दैट ट्राइबल लूज देयर मेन सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड एंड फूड। लूजिंग देयर लैंड मतलब अपनी जमीन लूज करने के बाद, अपनी जमीन खोने के बाद, एंड एक्सेस टू द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट को भी एक्सेस लूज हो गया इनका, फॉरेस्ट भी मतलब ये एक्सेस नहीं कर सकते, फॉरेस्ट में भी नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स दैट ट्राइबल लूज देयर मेन सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड। जो इनके मेन सोर्सेज थे लाइवलीहुड के, फॉरेस्ट ही था इनका मेन सोर्स लाइवलीहुड का, है ना। तो इनकी जीविका का जो मेन सोर्स था फॉरेस्ट, वही लूज हो गया, वही खो गया एक तरह से। लाइवलीहुड और फूड का मतलब जीवन चलाने का, और अपने भोजन के लिए जो फॉरेस्ट था वही मतलब इनका लूज हो गया एक तरह से। इनकी जमीनें चली गई, और इनका फॉरेस्ट का एक्सेस भी मतलब लूज हो गया। तो having gradually lost access to their traditional homelands, many Adivasis have migrated to cities in search of work where they are employed for very low wages in local industries or at building or construction sites. तो क्या हुआ, हैविंग ग्रेजुअली लॉस्ट देयर एक्सेस टू देयर ट्रेडिशनल होमलैंड। जो इनकी ट्रेडिशनल होमलैंड्स थी, जो इनकी जमीनें थी, इनकी पूर्वजों की जो जमीनें थी, उनको मतलब वो धीरे धीरे इनकी जमीनें सब चली गई। और मैनी आदिवासी क्या हुए, माइग्रेट हो गए। माइग्रेट होना मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, फूड की सर्च में या वर्क की सर्च में। तो ये आदिवासी हो गए, सिटीज की तरफ चले गए इन सर्च ऑफ वर्क, वर्क की तलाश में। वेयर देवर एम्प्लॉयड फॉर वेरी लो वेजेस। लो वेजेस होती है, वेज सैलरी होती है जो अपन को मंथली मिलती है, मंथ के एंड में मिलती है। पूरे साल काम करो, मतलब पूरे महीने काम करो, और महीने की लास्ट 30 या 31 को आपको सैलरी मिल जाएगी। उसको बोलते हैं सैलरी। वेज होती है जो आपको डेली मिलती है। जैसे एक लेबर होता है, जो मजदूर होता है लेबर, वो सुबह आएगा 9 बजे या 10 बजे, और शाम को जाएगा 5 बजे, तो शाम को उसको उसकी वेज मिल जाती है, मतलब उसको वेज बोलते हैं। जो डेली डेली बेसिस पे जो पैसा दिया जाता है वो वेज कहलाता है। तो इनको फिर ये लोग सिटीज में मूव कर गए, माइग्रेट कर गए वर्क की सर्च में, काम की तलाश में। वेयर दे वर एम्प्लॉयड फॉर वेरी लो वेजेस। तो वहां पे उनको बहुत ही लो वेजेस, बहुत ही कम पैसों में इनको एम्प्लॉयड किया गया, मतलब इनको रखा गया नौकरी पे। कहाँ कहाँ पे, इन लोकल इंडस्ट्रीज के अंदर नौकरी दे दी गई, या तो या फिर बिल्डिंग्स में, या कोई कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पे, ऐसी जगहों पे इनको जॉब्स दी गई, और बहुत ही लो वेजेस पे, मतलब बहुत ही कम पैसा मिलता था उनको। दे दस गेट कॉट। कैच की फॉर्म है कॉट। कैच मतलब पकड़ना किसी को, कैच, कॉट, कॉट। दे दस गेट कॉट इन अ, गेट का मतलब होता है पाना। Get caught in a cycle of poverty and deprivation. Deprivation. तो they caught
they get caught in a cycle of poverty। देखिए तो पुअर्टी की साइकिल में एक तरह से फंस गए, एक तरह से गरीबी के जाल में, मतलब गरीबी के चक्र में फंस गए एक तरह से ये लोग। और डिप्राइव का मतलब होता है वंचित होना किसी भी चीज से, एजुकेशन से, फूड से, वाटर से, किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं ये, लिख भी लो चलो यहाँ से। डेप्रिवेशन का मतलब वंचन, मतलब डेप्रिवेशन का मतलब हो गया the damage, lack of material benefit considered to be basic necessity in a society, the lack or denial of something considered to be necessity। ये देखो, lack मतलब कमी और denial मतलब ना मिलना, मतलब एकदम। तो कमी या फिर किसी चीज की ना मिलना, मतलब डिनायल ऑफ समथिंग कंसिडर टू बी अ नेसेसिटी, कोई नेसेसिटी, कोई जरूरी चीज है उसकी कमी है, जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, घर हो गया। तो सिमिलर लिखा है पुअर्टी, पुअर्टी यूज कर सकते हैं। हाँ पुअर्टी यूज कर सकते हैं। नहीं तो रुको और दिखा देती हूँ, डिप्राइव का देख लो। डेप्रिवेशन का इससे थोड़ा वैसे हिंदी में नहीं आ रहा, तो इस डेप्राइव मतलब वंचित होना किसी भी चीज से। डिप्राइव, डिप्राइव का मतलब टू प्रिवेंट समबडी समथिंग फ्रॉम हैविंग, सेम ही मीनिंग है, डेप्रिवेशन और डिप्राइव सेम ही है, कोई वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है। टू प्रिवेंट समबडी समथिंग फ्रॉम हैविंग समथिंग, टू टेक अवे समथिंग फ्रॉम समबडी, किसी को किसी से वंचित करना, किसी से कोई वस्तु छीन ले। वंचित करना मतलब उसको खाना नहीं मिल रहा है, इस तरह से यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में भी होगा ना, देखो, द प्रिजनर्स वर डिप्राइव्ड ऑफ फूड, जो प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे, मतलब वो फूड से वंचित थे, उनको खाना भोजन ही नहीं मिलता था, उनको फूड ही नहीं मिलता था। प्रिवेंट अ पर्सन प्लेस फ्रॉम हैविंग और यूजिंग समथिंग, कोई चीज होना या उसको यूज करना, उससे प्रिवेंट करके रखना, मतलब उसको रोक के रखना, कोई चीज उसको ना देना। डेप्रिवेशन का मतलब वही हो गया कि वंचित, मतलब पुअर्टी, वंचित है तो गरीबी तो है, तभी तो वंचित है। तो वो लोग पुअर्टी की साइकिल में और डेप्रिवेशन की साइकिल में वो लोग मतलब कॉट हो गए, फंस गए। डेप्रिवेशन मतलब उनको ना फूड मिलता था, ना एजुकेशन मिलती थी, ना उनको वाटर, ना क्लोथ, मतलब ढंग की चीजें नहीं मिलती थी। 45% of tribal groups in rural areas and 35% in urban areas live below the poverty line। poverty line होती है, poverty line होता है मतलब जिनकी सैलरी की, मतलब फैमिली की सैलरी एनुअल, एनुअल मतलब पूरे साल की, वार्षिक जो सैलरी होती है उनकी फैमिली की, वो जैसे अगर सपोज 2.5 लाख से कम है, अभी पुअर्टी लाइन के नीचे कौन आते हैं, पोवर्टी लाइन के नीचे जिनकी 2.5 लाख से कम सैलरी है साल की, पूरे साल की 2.5 लाख से अगर कम सैलरी है ना, तो वो लोग पोवर्टी लाइन में आते हैं, मतलब गरीबी रेखा के नीचे आते हैं वो लोग। तो उनको क्या है, सरकार छूट भी देती है, गवर्नमेंट उनको छूट देती है, जैसे फॉर्म्स भरते हैं, तो फॉर्म्स के अंदर भी जो पोवर्टी लाइन से जो नीचे आते हैं उनमें 100-200 रुपए देते हैं, इस तरीके से, या और भी ज्यादा कम कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं फीस। 250 लाख ईयर के। 2.5, 250 नहीं, 2.5, 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए पूरे साल के। उससे अगर नीचे है ना सैलरी, तो वो पोवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं वो लोग, उससे कम सैलरी है तो, फैमिली इनकम। तो 45% तो ट्राइबल जो ग्रुप्स है रूरल एरिया में, रूरल एरिया मतलब थोड़ा जो गांव का जो इलाका होता है उसको बोलते हैं अर्बन एरिया, शहरी एरिया के लिए यूज किया जाता है। तो 45% ट्राइबल ग्रुप्स इन रूरल एरिया एंड 35% इन अर्बन एरिया लिव बिलो पुअर्टी लाइन। तो पोवर्टी लाइन के नीचे इतने इतने परसेंट लोग थे रूरल एरिया में, और इतने परसेंट अर्बन एरियाज में, मतलब गरीबी रेखा के नीचे चले गए थे ये लोग। मतलब इनकी फैमिली की एनुअल इनकम 2.5 लाख से भी कम थी, बहुत कम थी। दिस लीड्स, अब ये लीड है, लीड, लेड, लेड, LEAD, लीड, LED, लेड, LED, लेड, ठीक है, 3 फॉर्म्स इसकी हो गई है।
लीड मतलब किसी को एक तरह से रास्ता दिखाना, कहीं लीड करना, जैसे लीडर लीड करके ले जाता है। दिस लीड्स टू डिप्राइवेशन इन अदर एरियाज। तो इसकी वजह से अदर एरियाज के अंदर भी मतलब ये लोग डिप्राइव रह गए, वंचित रह गए दूसरे एरियाज में भी, जैसे education के एरिया में या और भी जितने भी चीजें होती है उनमें सब में लोग वंचित रह गए, हर किसी चीज से एजुकेशन नहीं मिल पाई इनको। जो गरीब रहता है वो रह जाता है ना, अदर एरियाज में भी पिछड़ जाता है वो। Many tribal children are malnourished. Nourish का मतलब होता है पालन पोषण, nourishment, पालन पोषण करना। पालन पोषण मतलब खाना पीना सब अच्छा मिल रहा है, सारे न्यूट्रिटिव फूड मिल रहे हैं, फ्रूट खान सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तो नॉरिश्ड है ना। और माल नॉरिशमेंट का मतलब होता है मतलब कोई चीज ढंग से नहीं मिल रही तो उसके लिए, मतलब पोषण नहीं मिल रहा उन बच्चों को, खाना नहीं मिल रहा उनको, उनके लिए हम यूज करते हैं। भी लो इसको यहाँ से। कुपोषित बोलते हैं इसको हिंदी में। द चिल्ड्रन वर बैडली माल नॉरिश्ड। तो कुपोषण एक बीमारी भी तो होती है ना। हाँ, कुपोषण बीमारी होती है ना, जब उनको ढंग से मिलता नहीं है तो किसी का पेट निकल आता है, कोई एकदम पतले से हो जाते हैं, ऐसे मतलब कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। या तो एकदम ही पतले पतले हो जाएंगे, एकदम ही पतले, या फिर पेट सा निकल आएगा इस तरीके से, तो उनको इसका मतलब ढंग फूड नहीं मिल पा रहा। तो मैनी ट्राइबल चिल्ड्रन आर माल नॉरिश्ड। तो बहुत सारे जो ट्राइबल चिल्ड्रन थे वो माल नॉरिश्ड हो गए, मतलब कुपोषण के शिकार हो गए। लिटरेसी का मतलब होता है कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो जो लिटरेसी रेट थी, इलिटरेट मतलब होता है अनपढ़, और लिटरल इंसान मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो लिटरेसी रेट अमंग ट्राइबल्स आर आल्सो वेरी लो। तो ट्राइबल्स के अंदर जो लिटरेसी रेट थी ना वो भी बहुत ही लो चली गई थी, बहुत ही मतलब पढ़ाई करने वाले लोग उनमें कम ही थे ट्राइबल ट्राइबल ग्रुप के अंदर। तो इनकी लिटरेसी जो रेट थी वो भी बहुत ही लो चली गई थी। इन योर ओपिनियन व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट दैट आदिवासी शुड हैव अ से इन हाउ देयर फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लैंड आर यूज्ड? तो आपकी ओपिनियन में, ओपिनियन मतलब होती है आपकी राय, किसी भी चीज पे आप क्या राय देना चाहोगे। Why is it important that आदिवासी should have a say in how their forest and forest land are used? मतलब उनके कैसे यूज किए जाने चाहिए फॉरेस्ट और उसकी लैंड को। When आदिवासीज आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैंड्स, जब आदिवासी को उनकी लैंड से डिस्प्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया, दे लॉस मच मोर देन अ सोर्स ऑफ इनकम। वो मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा कुछ खोया, एक सोर्स ऑफ इनकम से भी मतलब बहुत ज्यादा कुछ खो दिया। यही नहीं कि यहाँ से पैसा मिल रहा था, एक घर खो दिया, हर चीज खो दी एक तरह से, रेस्पेक्ट खो दिया, और जो भी कॉन्फिडेंस होता है हर चीज लूज कर दी। दे लॉस मच मोर देन अ सोर्स ऑफ इनकम। दे मतलब बहुत ज्यादा इन्होंने खोया जब इनको इनकी जमीनों से हटा दिया गया। दे लॉस देयर ट्रेडिशन, इन्होंने अपना ट्रेडिशन खो दिया, मतलब जो इनकी परंपरा थी, जो इनके कस्टम्स थे, जो इनके रिवाज थे, रीतियां थी, रीति रिवाज थे, वो सब खो खो दिए। अ वे ऑफ लिविंग एंड बीइंग, तो मतलब एक तरह से जीने का जो इनका तरीका था और रहने का तरीका था वो सब खो दिया। दे टुक आर फार्मिंग लैंड, they left some houses. They took the cremation ground, temple, well and pond. How will we survive? तो देखो ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने हमारी फार्मिंग लैंड ले ली। दे लेफ्ट सम हाउसेस, इन्होंने सिर्फ थोड़े से हाउसेस छोड़े हैं। दे टुक द क्रिमेशन ग्राउंड, क्रिमेशन मतलब जहाँ पे जलाते हैं, जहाँ पे दाह संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं जिस ग्राउंड पे, उस ग्राउंड को क्रिमेशन ग्राउंड बोलते हैं, जहाँ पे डेड बॉडीज को क्रीमेट किया जाता है, जलाया जाता है। तो इन्होंने हमारे क्रिमेशन ग्राउंड्स भी ले लिए, इन्होंने टेम्पल्स भी ले लिए, हमारे वेल जो कुएं थे वो भी ले लिए, पॉन्ड जो हमारे तालाब थे, मतलब सारी जगह इन्होंने ले ली। हाउ विल वी सर्वाइव, हम मतलब कैसे जीवित रहे। सेज गोविंदा मारन ने ये बात कही, ये ऐसा कहते हैं मतलब। हु वॉज डिस्प्लेस्ड ड्यू टू अ रिफाइनरी प्रोजेक्ट इन ओडिशा, इनको डिस्प्लेस कर दिया गया था, अपनी इनकी जगह से हटा दिया गया था क्योंकि
वहां पे एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट सेटअप करना था, ओडिशा में रहते थे तो ओडिशा में रिफाइनरी प्रोजेक्ट सेटअप करना था, इसलिए इनको डिस्प्लेस कर दिया वहां से, गोविंदा मारन को। ये बात कह रहे हैं कि इन्होंने हमारी सब कुछ ले लिया तो हम कैसे जिए अब। एज यू हैव रेड देयर एग्जिस्ट, क्या कह रहे हो? केस भी तो कर सकते हैं ना। तो ये लोग एजुकेटेड ही तो नहीं थे ना, इनको अपने राइट्स का पता ही नहीं था कि ऐसे फोर्सफुली हमें कोई नहीं निकाल सकता। अभी कोई एजुकेटेड नहीं है इंसान सपोज, तो अपन उसका फायदा ही तो उठाते हैं सब लोग। जो एजुकेटेड नहीं होगा उसका फायदा उठाया जाएगा, इसीलिए तो नॉलेज ना, अब हमारे क्या क्या राइट्स हैं सब कुछ पता होने चाहिए, ताकि कोई भी फायदा ना उठा सके। एजुकेटेड नहीं थे ये लोग बिल्कुल भी, इनको भगा दिया गया बस फोर्सफुली। As you have read, there exists an connectedness between the economic and social dimensions of tribal life. As you have read, there exists an connectedness between, मतलब इन दोनों के बीच में कनेक्शन था, इंटरकनेक्शन था, इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशन, ट्राइबल लाइफ का इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशन के बीच में, मतलब सामाजिक और इनकी जो आर्थिक जो स्थिति उसके बीच में एक क्या था, कनेक्शन था, कनेक्टेडनेस थी। सोशल डायमेंशन का मतलब क्या होगा? डायमेंशन का मतलब जैसे मैथ्स में तो अपने डायमेंशंस होते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट उसको बोलते हैं। अ मेजरमेंट ऑफ द लेंथ विड्थ और हाइट ऑफ समथिंग, ठीक है, वो होता है डायमेंशन। जैसे डायमेंशन ऑफ स्क्वायर या फिर डायमेंशन ऑफ क्यूब, डायमेंशन रेक्टेंगल, तो ये क्या हो गया, इसके लेंथ ब्रेथ साइड की, ठीक है, ये सब डायमेंशन, ये तो मैथ्स। तो ये भी मैथ्स, इन दोनों में से हो सकता है अपना। समथिंग दैट अफेक्ट्स द वे यू थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम और सिचुएशन, किसी समस्या या स्थिति का पहलू, डायमेंशन हो गया उसका पहलू। समथिंग दैट अफेक्ट्स द वे यू थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम और सिचुएशन, आप मतलब किस तरीके से किसी प्रॉब्लम या कोई भी सिचुएशन आ जाती है आपके सामने, उसके बारे में आप कैसे सोचते हो। समथिंग दैट अफेक्ट्स द वे यू, मतलब आपके सोचने के तरीके को जो अफेक्ट करे, जो प्रभावित करे, वो हो गई डायमेंशन का पहलू। हैविंग द नंबर ऑफ डायमेंशन मेंशन, यही है अपना पहले वाला, मतलब थर्ड वाला, सॉरी। समथिंग दैट अफेक्ट्स द वे थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम, आप किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन के बारे में जैसे जो सोचते हो, वो जो सोच है वो आपकी सोच किसी चीज के द्वारा अफेक्ट की जाए। समथिंग दैट अफेक्ट्स द वे ऑफ वे यू थिंक, आपके सोचने के तरीके को जो अफेक्ट करे, जो प्रभावित, जो प्रभाव डाले आपके सोचने के तरीके पे, वो एक तरह से डायमेंशन हो गया। या किसी समस्या स्थिति का पहलू, पहलू समझ लो तुम, सिंपल वर्ड्स में पहलू मतलब। तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देयर एग्जिस्ट एन इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन द इकोनॉमिकल और सोशल डायमेंशन, जो इकोनॉमिकल आर्थिक और सोशल सामाजिक जो पहलू था ट्राइबल लाइफ का, वो आपस में एक तरह से कनेक्टेड था। डिस्ट्रक्शन इन वन स्फीयर नेचुरली इम्पैक्ट्स द अदर, अगर एक स्फीयर के अंदर डिस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश होगा एक जगह में, तो वो दूसरी को भी मतलब इफेक्ट करेगा। जैसे इकोनॉमिकली अगर ये मतलब इकोनॉमिक आर्थिक तरीके से, मतलब इनके पास पैसा नहीं है, खाना नहीं है, अगर ये आर्थिक तरीके से वीक हो जाएंगे, इकोनॉमिकली ये लोग वीक हो जाएंगे, तो ये सोशली भी वीक हो जाएंगे, ये बता मतलब कि ये दोनों एक तरह से इंटरकनेक्टेड थे इनके लाइफ में। Often this process of dispossession and displacement can be painful and violent. ये जो प्रोसेस थी डिस्पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है अधिकार किसी चीज पे, कि ये मेरा पोजेशन है, मतलब मेरे सामान है ये सब, ठीक है। जैसे मेरा बैग हो गया, मेरी ज्वेलरी हो गई, मेरी चीजें, मतलब वो मेरा पोजेशन है। और तो डिस्पोजेशन मतलब इनकी जो जमीन है, जमीन भी एक तरह से इनका पोजेशन है, ठीक है, इनका अधिकार है उसके ऊपर, जिसके ऊपर आपका अधिकार हो, जो आपकी हो जो चीज, वो उसको हम पोजेशन बोलते हैं। तो डिस्पोजेशन, तो ये जो प्रोसेस थी ना डिस्पोजेशन की, मतलब मतलब इनकी चीजें छीन ली गई थी इनसे, जमीन छीन ली, फॉरेस्ट छीन लिया और इनको डिस्प्लेस कर दिया, कैन बी, ये पेनफुल थी मतलब, और
वायलेंट मतलब होता है हिंसक, पेनफुल थी बहुत दर्दनाक थी, और अब है माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन। माइनॉरिटी वो होता है जो कम संख्या में कोई लोग होते हैं, जैसे इंडिया के अंदर हिंदू बहुत ज्यादा है और मुस्लिम्स कम है, सिख और क्रिश्चियंस। हाँ क्या कह रहे हो सौरभ, अभिमन्यु? हिंदू हिंदू मेजोरिटी में है और ये मुस्लिम क्रिश्चियन माइनॉरिटी में। माइनॉरिटी में, यस। माइनॉरिटी मतलब किसी की कम संख्या होना। एंड मार्जिनलाइजेशन, तो माइनॉरिटी और मार्जिनलाइजेशन। इन यूनिट 1 you read that the constitution provides safeguards to religious and linguistic minorities as part of our fundamental right। तो यूनिट 1 में आपने पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक पेपर जिसपे सारे मतलब फंडामेंटल राइट्स वो लिखे रहते हैं। हाँ, वो पेपर जिसके ऊपर सारे फंडामेंटल राइट्स और अपने जो राइट मतलब अपने अधिकार हो गए, और जो अपने वो कर्तव्य हैं, जो अपनी ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। अधिकार है तो कुछ ड्यूटीज भी तो होंगे, कुछ कर्तव्य होंगे टुवर्ड्स कंट्री, कंट्री के टुवर्ड्स, है ना। तो अपने फंडामेंटल राइट्स और अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज और सारे लॉ जो कानून है, सब कुछ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो इसने बोला है कि आपने यूनिट 1 में पढ़ा होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोवाइड करवाता है, मतलब एक तरह से उपलब्ध करवाता है, सेफ गार्ड उपलब्ध करवाता है किसको, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है मतलब जो धार्मिक माइनॉरिटी है, जैसे मुस्लिम धर्म है। सेफ, सुरक्षा। हाँ सुरक्षा करना, गार्ड मतलब सुरक्षा करना, सेफ गार्ड मतलब इनको एक तरह से सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है रिलीजियस माइनॉरिटी को, जैसे कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, और जो भी माइनॉरिटी में है, जो भी रिलीजन, जो भी धर्म, जैन है, ये माइनॉरिटी में हो गए ना सब। और लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक भी जो मतलब अदर लैंग्वेज बोलते हैं, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। तो जो अदर लैंग्वेज बोलते हैं, जो माइनॉरिटी में कम ही लोग हैं जो इस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, तो इन लोगों को सेफ गार्ड प्रोवाइड करवा रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने, एज अ पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट के अंदर, मतलब इनको एक तरह से सेफ गार्ड प्रोवाइड करवा रखा है। वाई डू यू थिंक दीज माइनॉरिटी ग्रुप्स हैव बीन प्रोवाइडेड दीज सेफ गार्ड्स? आप मतलब क्या सोचते हैं कि इन माइनॉरिटीज को ये सेफ गार्ड क्यों प्रोवाइड करवा रखा है? अगर सेफ गार्ड नहीं प्रोवाइड करवाएंगे तो क्या होता है कि माइनॉरिटीज को फिर वो मार्जिनलाइज कर देते हैं, एक तरह से लोग उनको कुछ समझते नहीं है कि वही हो गया ना, क्लास अलग से फिर हंसी उड़ाते हैं, कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, और इस तरह से फिर उनको और नीचे ही नीचे वो जाते जाते हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको सेफ। The term minority is most commonly used to refer to communities that are numerically small in relation to the rest of the population। तो minority का मतलब समझा रखा है कि minority का क्या मतलब होता है, is the most commonly used to refer to the communities, वो समूह है, वो communities that are numerically small, जो नंबर में स्मॉल हो, जो कम नंबर में हो संख्या जिन लोगों की, इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब जो रेस्ट पॉपुलेशन है, जो बाकी पॉपुलेशन है, जनता है, उससे कम नंबर में हो जो समुदाय, वो माइनॉरिटी में आता है। However, it is a concept that goes well beyond numbers. However, it is a concept that goes well beyond numbers. It encompasses issues of power, access to resources, and has social and cultural dimensions. Encompasses का भी लिख लो, मतलब नंबर से भी परे है एक तरह से, ये कहना चाह रहा है। क्या था encompasses, पहले ये लिख लो एक बार। इनकम्पस और इसका प्लूरल थर्ड पर्सन प्रेजेंट दिया ना इसने, इनकम्पसेस, इनकम्पस, ठीक है। इनकम्पस मतलब होता है सराउंड एंड हैव और होल्ड विद इन, मतलब किसी में सराउंड होना मतलब चारों तरफ से घिरा होना एक तरह से। सराउंड, एनक्लोज, रिंग, एन सर्कल, सर्कमस्क्राइब, स्कर्ट, बाउंड, मतलब किसी सीमा के मतलब सीमा, सराउंड एंड हैव और होल्ड विद इन, एक सीमा के अंदर होना।
cause to take place, include comprehensively, cover, embrace, include, take in, मतलब सीमा के अंदर होना है, encompass, cause to take place. क्या बोला है यहाँ पे? It encompasses issues of power. मतलब इसने क्या बोला है? However, it is a concept that goes well beyond number. ये नंबर की ही बात नहीं है, नंबर के मतलब परे भी एक चीज है. इसमें क्या है? It encompasses issues of, मतलब इसके अंदर कौन कौन से इशू आते हैं, जैसे पावर. एक तो जो माइनॉरिटी वाले जो लोग होते हैं, सिर्फ नंबर की बात अपन नहीं करते कि नंबर में कम होते हैं. माइनॉरिटी का मतलब ये भी होता है कि पावर, मतलब पावर भी कम है इनके पास एक तरह से. रिसोर्स को एक्सेस करना, उसकी भी कमी है, मतलब इनको रिसोर्स, सारे संसाधन नहीं मिल पाते हैं. और सोशल और कल्चरल डायमेंशन, ये सब आ जाते हैं इनकम पास, मतलब ये सारे इशू आ जाते हैं उसके माइनॉरिटी के अंदर. सिर्फ नंबर में ही नहीं कि नंबर में स्मॉल होते हैं. हाउ एवर इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट गोज वेल बियॉन्ड, मतलब नंबर से भी परे है, जिसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं? पावर का इशू है, रिसोर्सेज का इशू है, सोशल कल्चरल डायमेंशन, ये सारे पहलू भी आ जाते हैं. मतलब इन सब में भी ये पिछड़े हुए हैं. एज यू रेड इन यूनिट 1, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड दैट द कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी, culture of the majority influences the way in which society and government might express themselves. In such cases, size can be a disadvantage and lead to the marginalization of the relatively smaller communities. तो इसने क्या बोला है कि जैसा कि आपने यूनिट 1 में पढ़ा था कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड दैट द कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है, मतलब एक तरह से पहचाना है, रिकॉग्नाइज किया है कि जो कल्चर ऑफ मेजॉरिटी, मेजॉरिटी का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, इन्फ्लुएंसेस द वे इन विच सोसाइटी एंड गवर्नमेंट माइट एक्सप्रेस देमसेल्फ. मतलब जो मेजॉरिटी है ये, मतलब एक तरह से प्रभावित करती है किन तरीकों को? सोसाइटी को और गवर्नमेंट के तरीकों को एक तरह से प्रभावित करती है मेजॉरिटी. कैसे मेजॉरिटी प्रभावित ही करेगी? कैसे? जैसे सरकार बनानी है और वोट देंगे तो मेजॉरिटी का ही वो होगा. जैसे मेजॉरिटी ही सरकार को जिता सकते हैं और मेजॉरिटी सरकार को मतलब गिरा भी सकती है. तो उस वे में बोला गया है ये कि as you read in unit 1, the Indian constitution recognized that the culture of the majority influenced the way in which society and government might express themselves. society और government खुद को किस तरह से express करे, इसको वो मतलब influence करते हैं. जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी का जो कल्चर है, संस्कृति है, वो इसको इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है इन तरीकों को. गवर्नमेंट खुद को कैसे एक्सप्रेस करती है, सोसाइटी खुद को कैसे एक्सप्रेस करती है, इन सब तरीकों को मेजॉरिटी वाले जो लोग हैं ये, इनका जो कल्चर है वो इन्फ्लुएंस करता, प्रभावित करता है. In such cases, size can be a disadvantage and lead to the marginalization of relatively smaller communities. तो ऐसे केसेस में साइज एक तरह से एक डिसएडवांटेज हो जाता है और मार्जिनलाइजेशन का मतलब की तरफ ले जाता है चीजों को, टू द ऑफ द रिलेटिवली स्मॉलर कम्युनिटीज का मतलब मार्जिनलाइजेशन होता है. इस वजह से उनको किनारे पे कर दिया जाता है. Thus, safeguards are needed to protect minority community. इसलिए safeguard जरूरी है minority community को protect करने के लिए. जैसे सरकार बनानी है तो जो majority में वो सारे मिलके बना देंगे, minority तो एक तरह से marginalized होगी ना, उनके बारे में कौन सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा, तो उन्हीं की चलेगी मेजोरिटी पार्टीज की. तो इस वजह से, इन सब कारण रीजंस की वजह से सेफगार्ड्स आर नीडेड, सेफगार्ड्स की आवश्यकता हुई माइनॉरिटी कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कल्चरली डोमिनेटेड बाय द मेजॉरिटी, कि मतलब ये लोग डोमिनेट ना हो पाए मेजॉरिटी के द्वारा. इसलिए against the possibility of being culturally dominated by majority. They also protect them against any discrimination. और ये जो safeguards हैं ये इनको protect करते हैं, बचाते हैं कोई भी discrimination, जो इनके खिलाफ कोई भी भेदभाव हो या फिर कोई disadvantage हो, that they may face. जो भी कोई discrimination ये face करें या कोई disadvantage ये लोग face करें, तो एडवांटेज मतलब होता है लाभ, किसी भी चीज का लाभ मिलना. डिसएडवांटेज उसका अपोजिट हो गया. तो ये सेफगार्ड्स इनको प्रोटेक्ट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन से और किसी भी तरह के डिसएडवांटेज से.
given certain conditions, communities that are small in number relative to the rest of the society may feel insecure about their life, assets, and well-being. तो क्या बोला है, गिवन सर्टेन कंडीशंस, कम्युनिटीज दैट आर स्मॉल इन नंबर, जो कम्युनिटीज स्मॉल नंबर में कम होती हैं, रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, बाकी सोसाइटी से जो कम नंबर में है जो लोग, मे फील इनसिक्योर, तो मतलब ये इनसिक्योर फील कर सकती हैं अपनी लाइफ, जीवन के बारे में, या अपने एसेट्स के लिए, या वेल बीइंग के लिए। वेल बीइंग मतलब रह, रहना सहना, एक तरह से इनका अच्छे से रहना सहना। चलो लिख के भी लो यहाँ से, एसेट का भी लिख लो। मतलब कोई संपत्ति एक तरह से उसके लिए यूज होता है, कोई वस्तु, कोई संपत्ति। अ पर्सन और थिंग दैट इज यूजफुल टू समबडी समथिंग, उपयोगी व्यक्ति या वस्तु। शी इज अ ग्रेट एसेट टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही मतलब ग्रेट एसेट है। ये जो लड़की है मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, तो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको ये बहुत आगे ले जा सकती है, या फिर अपनी कंपनी इसको बहुत आगे ले जा सकती है। तो ये अपने लिए एक एसेट है एक तरह से। मतलब अ पर्सन और थिंग दैट इज यूजफुल टू समबडी समथिंग, या फिर समथिंग ऑफ वैल्यू दैट अ पर्सन, कंपनी एटसेट्रा ओन्स। संपत्ति, पूंजी, मतलब एक कंपनी या पर्सन जो ओन मतलब जिसका, जो उसके पास है उसके लिए, जैसे उसका घर हो गया, एसेट उसकी क्या हो गई, एसेट में जैसे उसकी संपत्ति है जितनी भी, जैसे घर है, फ्रिज हो गया, टेलीविजन हो गया, बड़ी बड़ी चीजें, मतलब कार हो गई, जमीन हो गई, ये सब एसेट में आ जाते हैं सारी चीजें, ये सारे उसके एसेट्स हैं। समथिंग ऑफ वैल्यू दैट अ पर्सन और कंपनी एटसेट्रा ओन्स, कोई चीज जो कोई पर्सन या कंपनी के पास हो, कोई वैल्यूएबल चीज, कोई उसकी पूंजी या उसकी संपत्ति। वेल बीइंग मतलब एक तरह से अच्छे से, अ स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी एंड हैप्पी, मतलब अच्छे से रहना, स्वस्थ और प्रसन्न होने की स्थिति, उसको वेल बीइंग बोलते हैं। मतलब हेल्दी है और हैप्पीली रह रहे हैं, तो स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी एंड हैप्पी, स्वस्थ और प्रसन्न होने की स्थिति, कुशल क्षेम खैरियत। वेल बीइंग मतलब खैरियत, हेल्दी और हैप्पी। तो ये लोग इनसिक्योर फील करते हैं, जो माइनॉरिटी है, जो स्मॉल है नंबर में, ये लोग दे फील इनसिक्योर अबाउट देयर लाइव्स, देयर एसेट्स, जो उनकी संपत्ति है, और वेल बीइंग्स। दिस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी में एक्सेंचुएटेड, एक्सेंचुएट करना होता है किसी चीज को, मतलब किसी चीज को मतलब एक्सेंचुएट कर लेना, मतलब और उसको बढ़ा लेना। जैसे मैं ब्यूटी को एक्सेंचुएट कर लेना, मेकअप करके ब्यूटी को एक्सेंचुएट कर लेते ना, ऐसे। जैसे टू एम्फेसाइज समथिंग और मेक समथिंग इजियर टू नोटिस, महत्व डालना या सुस्पष्ट बनाना। जैसे देखो, शी यूजेस मेकअप टू एक्सेंचुएट हर ब्यूटीफुल आईज, अपनी ब्यूटीफुल आईज को एक्सेंचुएट करने के लिए वो मेकअप करती है, शी यूजेस मेकअप। महत्व डालना, टू एम्फेसाइज समथिंग और मेक समथिंग इजियर टू नोटिस, या फिर यहाँ से देखकर यहाँ से अच्छे से पता चल जाएगा। किसी को, हाँ ये सही है, ये वाला लिख लो, मेक मोर नोटिसिएबल, किसी को मोर नोटिसिएबल बनाना, मतलब और नोटिसिएबल बनाना किसी चीज को, या प्रोमिनेंट बनाना। प्रोमिनेंट का मतलब होता है फेमस या इम्पोर्टेंट। प्रोमिनेंट का भी लिख लो, चलो यहीं से ही लिख लो। प्रोमिनेंट मतलब फेमस या इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट या फेमस। इम्पोर्टेंट और फेमस, महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध। अ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर, या फिर नोटिसिएबल, इजी टू सी, वही हो गया ना नोटिसिएबल, अपन ने अभी पहले पढ़ा था जो। साफ दिखने वाला, जो आसानी से दिख सके, इजी टू सी, नोटिसिएबल।
तो एक्सेंचुएट भी यही हो जाता है। ये लिखो, मेक मोर नोटिसेबल, किसी को ज्यादा महत्वपूर्ण बनाना या फिर उसको मोर नोटिसेबल बनाना। तो कहाँ थे हम, हाँ, this sense of insecurity may get accentuated if the relations between the minority and majority communities are fraught. Filled with something unpleasant, मतलब किसी के रिलेशन में अरुचिकर बातों से परिपूर्ण, फिल्ड विद समथिंग अनप्लीजेंट, जैसे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में अनप्लीजेंट चीजें फिल हो जाए, मतलब used about people worried or nervous, used about a situation very busy so that people become nervous, चिंतित और परेशान व्यक्ति या स्थिति इतनी व्यस्तता पूर्ण कि लोग परेशान हो जाए। Of a situation or course of action filled with or likely to result in something undesirable, anxious, worried, causing or affected by anxiety or stress, upset, agitated, worried, मतलब इसका तुम लिख लो, ये लिख लो फर्स्ट वाला, फिल्ड विद समथिंग अनप्लीजेंट, अरुचिकर बातों से परिपूर्ण, अ सिचुएशन फ्रॉट विद डेंजर, मतलब एक सिचुएशन जो डेंजर से भरी हुई है पूरी और डिफिकल्टीज से भरी हुई है, कोई सिचुएशन, कोई स्थिति जो, सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति, कोई भी स्थिति, कोई भी सिचुएशन जो भरी हुई है डेंजर से और डिफिकल्टी से, फिल्ड विद समथिंग अनप्लीजेंट, ये लिखो इसका। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, हाँ, दिस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मे गेट एक्सेंचुएटेड, अब जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है ना, मतलब जो फीलिंग है इनसिक्योरिटी की, ये एक्सेंचुएट हो सकती है, मतलब ये एक तरह से बढ़ सकती है या फिर नोटिसेबल हो सकती है या बढ़ सकती है, यहाँ पे बढ़ने के सेंस में यूज किया इसको, मे गेट एक्सेंचुएटेड इफ द रिलेशन बिटवीन माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी कम्युनिटी आर फ्रॉड, अगर इन दोनों के बीच की जो रिलेशन है वो अनप्लीजेंट चीजों से भर जाए, मतलब इनकी रिलेशन खराब हो जाए दोनों के बीच में कुछ, तो इनकी इनसिक्योरिटी और बढ़ जाती है, देयर इनसिक्योरिटी में गेट एक्सेंचुएटेड, तो ये और इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दीज सेफगार्ड्स because it is committed to protecting India's cultural diversity and promoting equality as well as justice. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोवाइड करता है, ये सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करना, उपलब्ध कराना, सेफ गार्ड्स उपलब्ध कराता है because it is committed to protecting India's cultural diversity, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरह से कमिट किया गया है, मतलब ये लिखा गया है कि इंडिया का जो कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग संस्कृति के लोग, डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता एक तरह से, ठीक है, तो संस्कृति की भिन्नता को प्रोटेक्ट करना, मतलब अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं ना इंडिया के अंदर, तो सबकी संस्कृति को प्रोटेक्ट करना, सबकी संस्कृति को, एंड प्रमोटिंग इक्वालिटी, और सबके बीच में इक्वालिटी को प्रमोट करना कि सब इक्वल है, सब बराबर है, एज वेल एज जस्टिस, और न्याय भी प्रमोट करना, मतलब कि सब लोग बराबर हैं और सब न्याय से और अच्छे से रहे। क्या होगा कमिटेड, जैसे मैंने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, वो बोलता है, और वो बोलता है सलमान खान, मतलब जो उसने बोल दिया एक बार, जो उसने, अक्षय कुमार बोलता है राउडी राठौर। हाँ अक्षय कुमार बोलता है, और सलमान खान भी तो एक मूवी में बोलता है ना कि जो मैं कमिट कर दिया एक बार तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। Prepared to give a lot of your time or and attention to something because you believe it is right or important, किसी उचित या महत्वपूर्ण लगने वाले कार्य में, something bad or illegal, एक तो होता है कमिट अ मिस्टेक, कमिट अ क्राइम, एक तो ये होता है, सारे मीनिंग बता देती हूँ मैं, फिर अपने वाला कौन सा है वो भी बता दूंगी। देखो, टू डू समथिंग बैड और इलीगल, कुछ जैसे टू कमिट अ क्राइम, कि इसने
कोई क्राइम करना, सुसाइड करना, उसके लिए यूज करता है, टू कमिट सुसाइड, टू डू समथिंग बैड और इलीगल, कुछ बुरा करना या कुछ इलीगल गैर कानूनी करना, कोई गलत या गैर कानूनी कार्य करना, एक तो इसके लिए यूज होता है। टू मेक अ डेफिनेट एग्रीमेंट, अपने वाला ये है, और प्रॉमिस टू डू समथिंग, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने कमिटमेंट करा है एक से, टू मेक अ डेफिनेट एग्रीमेंट, एक समझौता और एक प्रॉमिस करी है कि जो माइनॉरिटी है उनको सेफगार्ड प्रोवाइड, मतलब उन्होंने कमिटमेंट किया है कि जो डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर उसको प्रोटेक्ट किया जाए। डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्न, बोलते हैं ना कि यूनिटी डाइवर्सिटी, यूनिटी इज डाइवर्सिटी, इस तरह से बोला जाता है ना कुछ। यूनिटी का मतलब होता है एकता और डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता। तो अपनी इंडिया के अंदर भिन्न है लेकिन तब भी यूनिटी है, डाइवर्सिटी है उसके बाद भी यूनिटी है इंडिया के अंदर, ऐसा बोला जाता है ना। तो अपना ये है सेकंड वाला, सारे मीनिंग समझा देती हूँ। टू मेक अ डेफिनेट एग्रीमेंट और प्रॉमिस टू डू समथिंग, निश्चित और स्पष्ट समझौता करना है, वचन देना, मतलब एक तरह से कमिट किया है। हाँ, डाइवर्सिटी मीनिंग डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, विभिन्नता, जैसे लैंग्वेज में डाइवर्सिटी है, लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, कोई बंगाली, कोई तेलुगु, तमिल, कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, कितने सारे ड्रेस अप, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, तो डाइवर्सिटी हो गई ना, मतलब विभिन्न, है ना। सिख है वो अलग, उनका कस्टम, रीति रिवाज सब कुछ अलग है, मतलब डाइवर्सिटी विभिन्नता है, तब भी यूनिटी है इंडिया के अंदर। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग होना एक तरह से चीजों का। टू मेक अ डेफिनेट एग्रीमेंट, कमिटमेंट का मतलब वचन देना, ये लिख लो कि डेफिनेट एग्रीमेंट या प्रॉमिस टू डू समथिंग, ये इंग्लिश में ये लिख लो प्रॉमिस टू डू समथिंग, हिंदी में लिख लो वचन देना। निश्चित और सुस्पष्ट समझौता करना है, वचन देना। आई कांट कमिट माई सेल्फ टू हेल्पिंग यू टुमारो, मतलब मैं खुद को कमिट नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा कल। टू मेक अ डिसीजन, ये भी हो सकता है कोई डिसीजन बनाना, और गिव एन ओपिनियन पब्लिकली सो दैट इट इज देन डिफिकल्ट टू चेंज इट, सार्वजनिक रूप से कोई निर्णय घोषित करना, बस यही लिख लो बस, अपने वाला तो यही है, प्रॉमिस करना कुछ करने की, या कोई टू मेक अ डेफिनेट एग्रीमेंट। तो कमिटमेंट कर दिया था, देखो यहाँ पे, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दीज सेफ गार्ड्स बिकॉज इट इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी, क्योंकि ये सेफ गार्ड क्यों प्रोवाइड किया कॉन्स्टिट्यूशन ने, क्योंकि ये सेफ गार्ड क्या कमिट करते हैं, ये मतलब सेफ गार्ड एक तरह से ये वचन दे रहे हैं या फिर ये इंश्योर करवा रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, सांस्कृतिक जो विभिन्नताएं हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बचाया जा रहा है इस सेफ गार्ड के द्वारा। एंड प्रमोटिंग इक्वालिटी, और इक्वालिटी को प्रमोट किया जा रहा है कि सब बराबर हैं, और जस्टिस को भी। As you have already read in chapter 5, the judiciary plays, क्या होता है? इसका As well as मतलब कहाँ पे है, equality as well as justice, as well as मतलब अपन ऐसे यूज करते हैं कि ये भी, जितना हो सके उससे ज्यादा। नहीं, as well as मतलब ये तो चाहिए और ये भी चाहिए, ऐसे अपन यूज करते हैं ना इसे, as well as, देखते हैं इसमें आ जाता है तो, in addition to, ये भी और ये भी, ऐसे ऑल्सो, जैसे जैसे एग्जाम्पल इसमें कोई दे नहीं रखा है यहाँ पे, ये तो एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आ जाता है। इन एडिशन टू, विद इक्वल रीजन और इक्वली गुड विल अप्रोप्रिएट, और इन एडिशन ये लिख लो, इन एडिशन या फिर टू, मतलब ये भी, और सिमिलर देख लो, टू, ऑल्सो, इन एडिशन, एडिशनली, दिस एज वेल एज दिस, ऐसे बोलते हैं ना अपन कई बार कि वो ले आओ, बॉटल ले आओ, एज वेल एज दैट, ब्रिंग दैट बैग ऑल्सो, ऐसे वो भी ले आओ साथ में, तो ऐसे यूज करते हैं। तो इक्वालिटी और जस्टिस दोनों, मतलब इक्वालिटी और जस्टिस भी, दोनों चीज प्रमोट करने के लिए ये मतलब क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट, ये मतलब प्रोटेक्ट कर रहा है ये सेफ गार्ड इन इसकी इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी को। एज यू हैव ऑलरेडी रेड इन चैप्टर 5, जैसा कि आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं, द जुडिशियरी प्लेज अ क्रूशियल रोल, क्रूशियल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट,
जो जुडिशियरी है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जुडिशियरी कौन होती है? जो भी न्याय करती है, जो न्याय करता है उसके लिए हम जुडिशियरी। तो जो जुडिशियरी है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन अप होल्डिंग द लॉ। लॉ को अप होल्ड करने में, मतलब एक तरह से लॉ को बनाए रखने में, अप होल्ड करना, कानून को बने रहने में, समर्थन करना किसी चीज का, टू सपोर्ट अ डिसीजन एटसेट्रा, स्पेशली व्हेन अदर पीपल आर अगेंस्ट इट। किसी डिसीजन का सपोर्ट करना, किसी निर्णय, डिसीजन मतलब निर्णय, किसी निर्णय आदि का समर्थन, सपोर्ट मतलब समर्थन, विशेषतः उसका विरोध होने पर, मतलब सपोर्ट अ डिसीजन, डिसीजन को सपोर्ट करना, अपहोल्ड करना, या फिर कन्फर्म और सपोर्ट, सपोर्ट लिख, मतलब समथिंग विच हैज बीन क्वेश्चनड, किसी चीज को सपोर्ट करना, या मेंटेन करना भी लिख सकते हो। अपहोल्ड करना मतलब लॉस को मेंटेन करना, अपने वाले में मेंटेन आएगा आंसर। लॉस को मेंटेन करके रखना मतलब बनाए रखना, कानून को बनाए रखना, अपहोल्ड करना मतलब उसको बनाए रखना कानून। तो जो जुडिशियरी है वो एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन अपहोल्डिंग, मतलब मेंटेन करने, लॉस को बनाए रखने में, लॉस को मेंटेन करने में, अपहोल्ड करने में, एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट, और जो फंडामेंटल राइट है उनको एनफोर्स करती है। एनफोर्स कर देना मतलब किसी को वही स्ट्रॉन्ग कर देना, उसके लिए यूज होता है। या फिर to make people obey a law or rule to do something that they do not want to। एनफोर्स करना मतलब लोगों को कानून या नियम या उनकी अनचाही बातें मानने के लिए बाध्य करना, कि आपको मतलब ये करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। हाउ विल दे एनफोर्स द न्यू लॉ, जो नया कानून है इसको ये कैसे एनफोर्स करेंगे, मतलब कैसे इसको मतलब पालन करवाएंगे इसका लोगों के द्वारा। टू मेक पीपल ओबे अ लॉ, मतलब लोगों को, टू मेक पीपल ओबे अ लॉ, लोगों को मतलब कोई भी कानून को ओबे करवाना मतलब मनवाना, या किसी रूल को मनवाना, नियम को मनवाना, और डू समथिंग कुछ काम करवाना उनसे, दैट दे डू नॉट वांट टू डू, जो वो नहीं करना चाहते। लोगों को कानून या नियम या उनकी अनचाही बातें मानने के लिए बाध्य करना उनको। एनफोर्स करना मतलब एक तरह से फोर्सफुली, मतलब फोर्सफुली तो नहीं कह सकते अपन, मतलब उनको बाध्य कर देना कि मानना ही पड़ेगा, ये तो नियम है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। तो हाँ, हाँ, तो जुडिशियरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है लॉस को अपहोल्ड करने में, लॉस को बनाए रखने में, मतलब मेंटेन करने में लॉस को। एक मिनट रुको। हाँ, तो जो जुडिशियरी है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है लॉस को अपहोल्ड करने में, लॉस लॉस को, कानून को मेंटेन करने में, एंड एनफोर्सिंग, और फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने में, कि फंडामेंटल राइट्स को ओबे करो, मानो, मतलब लोगों को बाध्य करवाती है कि इनको आपको मानना है, ये आपके अधिकार हैं, तो इनको एनफोर्स करने में। और ड्यूटीज जो है, every citizen of India can approach the courts if they believe that their fundamental rights have been violated। हर सिटीजन, इंडिया का हर सिटीजन अप्रोच करना मतलब पहुंच सकता है, कोर्ट में जा सकता है, अगर वो बिलीव करता है, वो मानता है कि जो उसके फंडामेंटल राइट है उनका हनन हो रहा है। वॉयलेशन मतलब हनन होना, मतलब एक तरह से उसके जो फंडामेंटल राइट्स है वो उसको नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ भी उसके साथ गलत हो रहा है, तो वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, कोर्ट जा सकता है। नाउ, अप्रोच करना मतलब पहुंचना, किसी के पास जाना, उसको अप्रोच कर बोलते हैं।
Now, let us understand marginalization in the context of the Muslim community. अब मुस्लिम कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम मार्जिनलाइजेशन पढ़ेंगे. अभी तक हम किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे थे? अभी तक हम आदिवासी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे थे कि मार्जिनलाइजेशन क्या होता है. अब हम पढ़ेंगे मुस्लिम कम्युनिटीज के कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ, मतलब इनके कॉन्टेक्स्ट में. यहाँ से भी लिखो इसका संदर्भ में ऐसे. The situation in which something happens or that caused something to happen. मतलब the situation in which something happened that caused something to happen. The words that come before or after a word, phrase or sentence that help you understand its meaning. अपना ये नहीं है, अपना फर्स्ट वाला ही है. देखो, to put our company in context, we are now the third largest in country. Situation in which something happens. The circumstances that form the setting of for an event, statement, idea, and in terms of which it can be fully understood. The circumstances that form the setting for an event, statement, the parts of something written, spoken that immediately precede and follow a word of passage and clarify its meaning. जैसे हाँ, ये लिख लो यहाँ पे, सिमिलर circumstances, मतलब इस तरह की परिस्थितियां. ठीक है, ये लिखा ना, द सर्कमस्टेंसेस दैट फॉर्म द सेटिंग फॉर एन इवेंट, कंडीशन, सराउंडिंग फैक्टर, ये स्टेट ऑफ अफेयर्स, ये सब आ जाते हैं. कॉन्टेक्स्ट मतलब इसके संदर्भ में, मतलब इस सिचुएशन के संदर्भ में. जैसे ये बोला ना यहाँ पे, द सिचुएशन इन विच समथिंग हैपन, वो सिचुएशन, वो परिस्थिति, वो स्थिति जिसमें कुछ हो. जैसे टू पुट आवर कंपनी इन कॉन्टेक्स्ट, वी आर नाउ थर्ड इन ये. तो अगर हम कंपनी को इस सिचुएशन में रखते हैं तो हम थर्ड लार्जेस्ट हैं कंट्री के अंदर. तो इसके संदर्भ में द सिचुएशन इन विच समथिंग हैपन. तो इस कॉन्टेक्स्ट, मुस्लिम कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम अब मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि मार्जिनलाइजेशन क्या होता है. मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन. हाँ, बढ़ाया देखिए, टेबल्स पढ़ लेते हैं. अपन ऐसा करते हैं पहले, या इतना सही है. चलो ये और टेबल खत्म कर लेते हैं बस. Muslims and marginalization. According to 2011 census, census का मतलब होता है जो गणना की जाती है. ठीक है, जो जनगणना हो गई, कुछ भी हो गया. ठीक है, सेंसस मतलब गणना एक तरह से. यहाँ से लिख लो, ये हर 10 साल में होता है इंडिया के अंदर. सेंसस मतलब देखो, एन ऑफिशियल काउंट ऑफ द पीपल हु लिव इन अ कंट्री इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एज, जॉब्स एटसेट्रा. किसी देश में रहने वाले लोगों की आधिकारिक गणना, जिसमें उनकी आयु, नौकरी आदि से संबंधित सूचनाएं भी होती हैं, जनगणना, सेंसस. सेंसस और प्लूरल होता है सेंससेस. तो मतलब लोगों की गणना. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो 2011 की जो गणना के अकॉर्डिंग, सेंसस के अकॉर्डिंग, जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स आर 14.2% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन. इंडिया की पॉपुलेशन के 14.2% मुस्लिम है. मतलब 100 में से जो 14 लोग हैं, पर 100 में से 14 लोग क्या है, मुस्लिम है. 100 में से 14 मुस्लिम, फिर और 100 ले लो, उनमें से 14 मुस्लिम. इस तरह से मुस्लिम की मतलब 14% मुस्लिम है इंडिया की पॉपुलेशन, एंड आर कंसीडर्ड टू बी अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इन इंडिया. और इंडिया के अंदर इसको मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी कंसीडर्ड किया जाता है, माना जाता है. टुडे, इंडिया टुडे, because in comparison to other communities, they have over the years been deprived of the benefits of socio-economic development. क्यों माना जाता है? Because क्योंकि अदर कम्युनिटीज के कंपैरिजन में, जो बाकी कम्युनिटीज हैं, बाकी जो समुदाय हैं, उनके कंपैरिजन में दे हैव ओवर द इयर्स बीन डिप्राइव्ड, मतलब ये वंचित रहे हैं कई सालों तक, बेनिफिट्स, जो लाभ होते हैं उनसे वंचित रहे हैं, ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सोशल और इकोनॉमिक मतलब सामाजिक और आर्थिक जो डेवलपमेंट हुआ है ना, उसमें जो भी बेनिफिट्स थे उनसे ये लोग क्या है, वंचित रहे हैं, डिप्राइव्ड रहे हैं उन सब सभी बेनिफिट से ये लोग.
The data in the 3 tables below derived from different sources. ये जो 3 टेबल में डेटा दिखा रखा है ये अलग अलग सोर्सेज से लिया गया है। मतलब क्या? डिराइव्ड मीनिंग निकालना। डिप्राइव का मतलब वंचित होना। अच्छा, डिराइव्ड, ये डिराइव्ड का मतलब होता है, मतलब यहाँ से डिराइव एक तरह से, जैसे 3 टेबल बिलो डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। हाँ, मतलब डिफरेंट सोर्सेज से मतलब आया है। डिराइव्ड मतलब एक तरह से डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया है। फिर भी यहाँ से भी लिख लो तुम, इसका एग्जैक्ट लिख लो, ऑब्टेन्ड फ्रॉम समथिंग, मतलब जहां से लिया गया है ये। टू गेट समथिंग फ्रॉम समथिंग, किसी से कुछ प्राप्त करना, मतलब डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ये जो डेटा है वो कहाँ से प्राप्त किया गया है? अलग अलग सोर्स से प्राप्त किया गया। जैसे एक तो जनगणना कर ली, उसके बेसिस पे प्राप्त हो गया, या फिर और भी कई सोर्सेज जिनसे हम ये प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वोटर आईडी कार्ड्स बनते हैं लोगों के, वहां से पता कर लिया कि इतने मुस्लिम्स हैं, इतने, ऐसे कई सोर्सेज होते हैं। जैसे हाइट, अपन को बच्चों की हाइट पता करनी है तो उसके सोर्सेज क्या क्या है? एक तो मैं खुद बच्चों की हाइट मेजर कर करके और लिखूं, एक तो ये सोर्स है। एक मैं जो पुराना लास्ट ईयर का रजिस्टर है वो ले लूं, तो वहां से मेरे को ये लास्ट ईयर और अब में थोड़ी बहुत ही हाइट में अंतर होगा, वहां से मैं ले लूं, या तो, या फिर और मैं बच्चों से ही मंगवा लूं डायरेक्ट कि अपनी हाइट्स लिख के लाना, जो भी इस तरीके से, मतलब अलग अलग सोर्सेज होते हैं। जैसे कोई चीज है, मुझे किसी चीज के बारे में कुछ लिखना है, एक मैं नेट से देख लूं उसको, इंटरनेट से, एक सोर्स मेरा इंटरनेट हो गया कि मैं इंटरनेट पे उसको देख लूं, ठीक है। दूसरा सोर्स हो गया कि मैं किसी टीचर से जाके समझूं कि मुझे ये समझा दो, है ना। और तीसरा मेरा सोर्स हो गया कि मैं खुद उसको बुक से, किताब से कोई बुक अच्छी खरीदो और वहां से रीड करके, वो सोर्स हो गया। सोर्स ऐसे होता है, मतलब अलग अलग सोर्सेस से डिराइव्ड होना मतलब प्राप्त होना। तो बस यहाँ तक पढ़ा देती हूँ आज। कहाँ पे थे? हाँ, तो जो ये टेबल में जो डेटा दिया गया है नीचे, वो अलग अलग सोर्सेस से डिराइव्ड है, प्राप्त किया गया है, लिया गया है। इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटीज की सिचुएशंस को दर्शाता है, इंडिकेट करता है, सिचुएशन मतलब उनकी स्थितियों को दर्शाता है। मुस्लिम कम्युनिटी विद रिगार्ड टू बेसिक एम्यूनिटीज, एम्यूनिटीज मतलब होती है सुख सुविधाएं जो होती है एक तरह से। बेसिक एम्यूनिटीज, सुविधाएं मतलब एम्यूनिटीज। लिटरेसी मतलब वही पढ़ाई के रिलेटेड, एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरियां। तो रीड द टेबल्स। तो ये जो नीचे जो दे रखा है ये किससे रिलेटेड है? ये क्या दर्शाता है, क्या दर्शा रहा है ये टेबल्स के अंदर? इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटीज की सिचुएशन को दर्शा रहा है विद रिगार्ड टू देयर बेसिक, मतलब इनकी जो बेसिक, इनकी क्या सुविधाएं, इनकी लिटरेसी रेट क्या है, इनका डम एम्प्लॉयमेंट कितना है, ये सब दिखा रहे हैं नीचे टेबल में। रीड द टेबल बिलो, टेबल को रीड करो। व्हाट डू यू थिंक दीज टेबल्स टेल अस अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी? ये टेबल्स हमें मुस्लिम कम्युनिटी की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में क्या बताती है, मतलब सामाजिक और आर्थिक स्टेटस इनका कैसा था। एक्सेस टू बेसिक एम्यूनिटीज, एम्यूनिटीज का भी लिख लो। चलो, एम्यूनिटीज मतलब जो सुविधाएं मिलती हैं उनको बोलते हैं। सुविधाएं, समथिंग दैट मेक्स अ प्लेस प्लेजेंट और इजी टू लिव इन, किसी स्थान को अधिक आरामदेह बनाने के लिए सुख साधन, सुविधाएं। अ डिजायरेबल और यूजफुल फीचर फैसिलिटी फॉर अ बिल्डिंग और प्लेस, अट्रैक्टिवनेस ऑफ, मतलब सुविधाएं। तो ये टेबल हम कल रीड करें, चलो रीड कर लेते हैं टेबल्स बस लास्ट। एक्सेस टू बेसिक एम्यूनिटीज 2008 और 9 के अकॉर्डिंग बता रखे हैं। रिलीजियस कम्युनिटी, हिंदूज को देखो, पक्का हाउस, इलेक्ट्रिसिटी और टैप वाटर, टैप मतलब नल का पानी। तो हिंदूज को 65.4, हाँ बस खत्म होने लगा, 65.4, ठीक है। ये 75.2, ये परसेंट में दे रखा है शायद, कहाँ लिखा है सोर्स, ये सोर्सेस के भी नाम लिखे हैं। चलो ये मैं कल ही बता दूंगी, टेबल्स कल ही एक्सप्लेन कर दूंगी आराम से, धीरे धीरे पूरी, ठीक है अभिमन्यु? बस आज यहीं तक ही करेंगे अपन, बाकी का कल, ठीक है।